Okay, today we will study what is function और हम एक बेसिक फंक्शन किस तरह क्रिएट करेंगे, इस तरह ऑटो सम जो है वो किस तरह यूज़ करेंगे, डिफरेंट फंक्शन लाइब्रेरी वो किस तरह एक्सेस करेंगे। फंक्शन क्या होते हैं? फिगर आउट फार्मूला फॉर कैलकुलेशन यू वांट टू मेट इन एक्सेल कैन बी टेडियस एंड कॉम्प्लिकेटेड। अभी तक हमने कल जो काम किया था फार्मूला बेस में, तो हमने 2-3 सेल को फार्मूला में यूज़ किए थे ना। लेकिन जब आपके साथ बहुत से सेल्स इसको आपने ऐड करने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऐड करने हैं 50 सेल्स को, ठीक है। 50 सेल्स के जो वैल्यूज़ हैं इसको मैंने ऐड करना है, तो मैं भी नॉर्मल अगर फार्मूला यूज़ करूँगा तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू सेल 1 प्लस सेल 2 प्लस सेल 3 प्लस सेल 4 प्लस सेल 5, तो मेरा फार्मूला बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो फिर इसमें मॉडिफिकेशन करना, इसमें कुछ चेंज करना, वो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम फंक्शन यूज़ करते हैं। तो फंक्शन हमारे पास एक ख़ास मकसद के लिए यूज़ होता है। एक्सेल में हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरी जो फंक्शन है, जिसको हम प्री डिफाइंड फार्मूला भी कहते हैं, इसके थ्रू हम एक काम बहुत आसानी से करते हैं। इसमें आप सम कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए, काउंट करने के लिए, इसके अलावा बहुत से हंड्रेड ऑफ फंक्शंस, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, रेफरेंसिंग सेल, फाइनेंशियल रेट्स, डिफरेंट के लिए, डिफरेंट मकासद के लिए मुख्तलिफ फंक्शन यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हम फंक्शन को पहले स्टडी करते हैं कि फ़ंक्शन क्या चीज़ है। ए फंक्शन इज़ ए प्री डिफाइंड फार्मूला डेट परफॉर्म कैलकुलेशन यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यू इन ए पार्टिकुलर आर्डर। हमारे पास इसमें एक आर्डर होना चाहिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक काम करना है, इस सेल से लेकर उस सेल तक हमने इस वैल्यू को ऐड करने हैं, ठीक है। फंक्शन का फ़ायदा ये है कि इससे हमारा टाइम भी बच जाता है, ठीक है, और हम बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा वो फार्मूला लिखने से बच जाते हैं। एक्सेल हैज़ हंड्रेड ऑफ फंक्शन विच यूज टू असिस्ट योर कैलकुलेशन, जो आप कैलकुलेशन करने के लिए आपको मदद फराहम करता है। टू यूज़ दिस फंक्शन करेक्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फंक्शन। आप तब फंक्शन अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप फंक्शन को समझ जाएं कि किस तरह आपने एक फंक्शन सेल में किस तरह ऐड करना है। जिस तरह हमने कल ये पढ़ा था कि हम डिफरेंट फार्मूला एक सेल में किस तरह यूज़ करते हैं ना, तो इस तरह हम फंक्शन को पहले जानते हैं कि फंक्शन किस तरह हम इंसर्ट करते हैं, फंक्शन के क्या क्या तरीका होता है, किस तरीके से हम फंक्शन एक सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। द पार्ट्स ऑफ फंक्शन, जब हम एक फंक्शन को इंसर्ट करते हैं एक सेल में, तो हर एक फंक्शन का एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है जिसको हम सिंटैक्स भी कहते हैं, ठीक है। हम उस सिंटैक्स को फॉलो करके, सिंटैक्स कहते हैं रूल रेगुलेशन, कि फंक्शन का नेम होना चाहिए, फिर पैरेंथेसिस होना चाहिए, फिर इसके दरमियान में कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। द बेसिक सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग फार्मूला विद ए फंक्शन वी यूज इज इक्वल टू साइन। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो ये इक्वल टू साइन हो गया। फिर फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम उसके काम के एतबार से उसका अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल हमने एडिशन करना है तो इसका फंक्शन का नाम क्या है, SUM, सन, ठीक है। फिर हमें क्या करने हैं, फिर हमने ब्रैकेट्स ओपन करने हैं और इसमें हमने आर्गूमेंट्स डालने हैं, ठीक है। आर्गूमेंट्स, ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ हम डालते हैं इसको हम क्या कहते हैं, आर्गूमेंट्स। ये हमारे फंक्शन का नेम हो गया, ये इक्वल टू साइन, ये बेसिक फंक्शन स्ट्रक्चर है। जब हम आर्गूमेंट्स में काम करते हैं तो आर्गूमेंट्स मस्ट बी इनक्लोज इन पैरेंथेसिस। ये हमारे पास ब्रैकेट्स में मस्ट इनक्लोज होंगे। इंडिविजुअल वैल्यू और सेल रेफरेंस इनसाइड पैरेंथेसिस आर सेपरेटेड बाय कॉलन्स और कामा। हम इस फंक्शन से वैल्यू भी पास करते हैं, जिस तरह हमने कल किया था ना 10 + 20, तो वो भी कैलकुलेट होता था। और हम सेल रेफरेंस को भी पास कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल A1 A2 A3, इस तरह इसको सेल रेफरेंस कहते हैं ना, वो भी पास कर सकते हैं। जिसके दरमियान हम काम भी यूज़ कर सकते हैं और कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली कॉलन जब यूज़ करते हैं तो इसको हम रेंज के लिए यूज़ करते हैं। रेंज, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि A1 से लेकर A10 तक
इस इन सारे सेल्स को क्या करो, ऐड करो। तो एक रेंज हो गया ना, A1 से लेकर A10 तक। और अगर हम चाहते हैं कि हमें ऐड कर लो A1, A3, A5, A6, A10, तो अभी ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हो गए ना, डिफरेंट सेल। तो फिर हम कामा यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एवरेज फंक्शन यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम एवरेज फंक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपने एवरेज फंक्शन का इज इक्वल टू साइन लिखा, फिर एवरेज फंक्शन का नेम लिखा, इसके बाद पेरेंथेसिस को ओपन करके E19 से लेकर E20 तक, इसको कहते हैं कोलन। और कामा होता है वो इस तरह होता है, ये आप कीबोर्ड में देख लें, कीबोर्ड, ये हमारे पास ये कामा है ये वाला, और ये हमारे पास सेमी कॉलन है। लेकिन हम जब शिफ्ट से इसको प्रेस करते हैं तो ये 2 डॉट्स इसको कॉलन कहते हैं, लेकिन आपने इसको शिफ्ट से प्रेस करना है, ठीक है। और ये आप डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं कामा। इस तरह हम काउंट का फंक्शन यूज़ करते हैं, तो हम ये लेके C6 से लेके C14 तक, फिर कामा C19 से लेके C23 तक, देन C28। तो ये सारों को काउंट करेगा कि ये कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, ठीक है। अब हम एक्सेल में एक फार्मूला को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एक्सेल की शीट को हम खोलते हैं, एक्सेल प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं, EXCL। तो यहाँ से हम पिछले वाला फाइल उसको यूज़ करते हैं, लेक्चर 3। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट नेम अली, सब्जेक्ट नेम वर्ड, ठीक है, उसमें मार्क्स के थे 8, ठीक है। इस तरह अली, उसका एक्सेल में मार्क्स थे 10, ठीक है। इस तरह अली का पावर पॉइंट सब्जेक्ट में मार्क्स थे 7। इस तरह इस सेम स्टूडेंट का एक्सेस में मार्क्स थे 8, ठीक है। अब मैं सबको ऐड करना चाहता हूँ, तो अगर नॉर्मली मैं ऐड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, विदाउट फंक्शन इज इक्वल टू दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल। तो ये नॉर्मली मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया 33, ठीक है। लेकिन मेरे पास फार्मूला थोड़ा लंबा हो गया ना जो मैंने यूज़ किया। अब मैं फंक्शन की मदद से कर रहा हूँ, तो ये काम आपको अब पता चलेगा कि फंक्शन से हमें कितनी आसानी होती है। तो इज इक्वल टू हमारे पास सम, चूँकि हमने ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हमारे पास फंक्शन का नेम है SUM, सम इज इक्वल टू SUM। फिर आपने शिफ्ट के साथ पेरेंथेसिस को ओपन करना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर लें और यहाँ से इसको ड्रैग कर लें यहाँ तक। तो अभी हमने क्या किया कि C2 से कोलन C5, इसको हमने ब्रैकेट बंद किया, इंटर प्रेस किया, तो अगेन 33 हमारे पास आ गया। तो फार्मूला से हमारा काम इंतहाई आसान हो गया। हम अगर इसको इस तरह करते हैं, या इज इक्वल टू आप खुद से कर लें SUM और लिख लें सेल एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, और फिर आप कोलन शिफ्ट के साथ डाल दें, ठीक है। और फिर इस पर क्लिक कर लें, तो ये डायरेक्टली क्लिक हो गया, सेलेक्ट हो गया। इस पेरेंथेसिस को क्लोज कर लें और एंटर दबाएं, तो आपका ये सम कैलकुलेट हो गया। इसको और आसान करने के लिए आप इसको फॉर एग्जांपल आपको सम फंक्शन का पता नहीं है, मेरे पास सम फंक्शन का मुझे पता नहीं है कि एडिशन करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है। तो एक्सेल के लिए हम यहाँ से फार्मूला टैब है, यहाँ से हम इंसर्ट फंक्शन को चले जाते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट फंक्शन को हम क्लिक करते हैं, इसमें यहाँ जो सर्च फॉर फंक्शन, यहाँ पर हम लिखते हैं हमारे पास क्या करना है, हमें एडिशन करना है। तो मैं लिख लूँगा एडिशन, और यहाँ से मैं गो पे क्लिक करूँगा, तो ये आपको डिफरेंट फंक्शन वो आपको उन्हें सर्च किया। अब इसी फंक्शन में आप जिस फंक्शन पे भी क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपको ये फंक्शन का नेम देगा, और इसमें कितने आर्गुमेंट आपने पास करने हैं वो आपको देगा, और इसका थोड़ा डिटेल भी आपको देगा कि इस फंक्शन का मतलब क्या है। तो हम हर एक फंक्शन पे क्लिक करके आप देख लें, हर एक आर्गुमेंट भी चेंज है, हर एक का नेम भी चेंज है, हर एक का डिस्क्रिप्शन वो भी चेंज है।
तो अब हम इस सम पे क्लिक करते हैं तो एड्स ऑल द नंबर इन रेंज ऑफ सेल, तो हमारे पास उन्होंने सर्च किया सम। इस तरह अगर हमने सब्ट्रैक्शन के लिए फंक्शन सर्च करना है सब्ट्रैक्शन, तो मैं सब्ट्रैक्शन लिखूँगा और इस तरह गो, तो ये देख ले यहाँ पर अभी ये जो फंक्शन उसने सर्च किया तो इसमें सब्ट्रैक्शन का भी आप एक एक पे क्लिक कर लें, आपको पता चलेगा कि इसमें सब्ट्रैक्शन का भी एक फंक्शन है। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट के लिए तो इसमें क्लिक कर लें तो ये प्रोडक्ट के लिए आपको फंक्शन मिल गया। तो अभी हमने सम करना है तो मैं सम पे क्लिक करता हूँ, सम ये हमारा सम फंक्शन आ गया। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली जब मैंने ओके किया तो उसने खुद से ऊपर वाला सेल का रेंज दे दिया और मैं यहाँ से ओके कर दूँगा तो ऑटोमेटिकली 33 आ गया। ये दूसरा तरीका है। अगर आपको फंक्शन का पता नहीं है कि इस फंक्शन में मैं ये काम करना चाहता हूँ और इसका नेम क्या है, ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि यहाँ से मैं फार्मूला को फंक्शन को हटा देता हूँ और मैंने यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो होम टैब में आपके पास एक यहाँ से ऑटो सम है, तो मैं जिस ऊपर वाले वैल्यू का सम लेना चाहता हूँ ना, इसको ऐड करना चाहता हूँ, तो आप इस पर क्लिक कर लें, यहाँ से ऑटो सम पे डायरेक्ट क्लिक कर लें तो ऑटोमेटिकली उसने फार्मूला भी आपके लिए ढूंढा। इसलिए यहाँ पर क्लिक किया, राइट किया, आपने यहाँ पर सिर्फ एंटर क्लिक करना है, तो एंटर प्रेस किया तो वो वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली आ गया। इसके अलावा मुझे चाहिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं फार्मूला और यहाँ से भी क्लिक कर लें तो एंटर प्रेस कर लें तो वो हो जाएगा। अगर आपको जो बेसिक फार्मूले हैं, फॉर एग्जांपल सम करना है, माइनस करना है, प्रोडक्ट करना है, तो आप बेसिकली इसको आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पर दूसरा फार्मूला यूज़ करना है एवरेज, ठीक है। तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये सम कैलकुलेट करेगा। अगर मैंने एवरेज कैलकुलेट करना है तो एवरेज किस तरह कैलकुलेट होता है, सारे नंबर को ऐड कर लेता है, फिर इसको उसी नंबर के अकाउंट पे डिवाइड कर देता है ना, तो इससे एवरेज कैलकुलेट होता है। तो अगर मैंने एवरेज चाहिए तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा एवरेज, तो ऑटोमेटिकली एवरेज का फंक्शन आ गया, मैं एंटर प्रेस कर लेता हूँ तो मुझे एवरेज आ गया 8.25। इस तरह मुझे काउंट का फंक्शन चाहिए, काउंट नंबर्स, तो ये इसमें क्लिक करके एंटर प्रेस करूँगा तो कहते हैं कि 4 सेल हैं, ऊपर 1 2 3 4 4 सेल हैं, ठीक है। इस तरह मुझे और दूसरा फंक्शन है मैक्सिमम। मैक्सिमम ये काम करेगा कि इस नंबर्स में, इन चारों नंबर में सबसे जो बड़ा नंबर है उसको फाइंड करेगा। तो मैक्स पे क्लिक करूँगा एंटर, तो ये इसने 10 रिटर्न किया कि इसमें सबसे बड़ा नंबर वो 10 है। इस तरह मैंने मिनिमम नंबर फाइंड करना है तो मैं मिनिमम पे क्लिक करूँगा एंटर, तो मिनिमम इसमें 7 है। तो ये तो मेरे पास 4 नंबर थे। अगर मेरे पास एक पूरा लिस्ट है, एक स्टूडेंट की ग्रेड्स का लिस्ट है, और मैं चाहता हूँ कि इसमें मैक्सिमम किसने लिया है, मिनिमम किसने लिया है, तो ऑटोमेटिकली वो मुझे जल्दी से वो कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो ये थे फंक्शन किस तरह काम करते हैं, ठीक है। तो हमने ऑटो सम को भी यूज़ किया इस तरह डिफरेंट। अच्छा, फंक्शन लाइब्रेरी, आप यहाँ पर अगर देख लें फार्मूला टैब में, तो ये हमारे पास फंक्शन लाइब्रेरी एक ग्रुप है। तो इसमें हमारे पास रिसेंटली यूज जो नज़दीक वक्त में हमने जो फंक्शन यूज़ किए हैं वो आएंगे, ठीक है। इस तरह फाइनेंशियल काम करने के लिए उसमें उसके अगेंस्ट फंक्शन है, उसके रिलेटेड, ठीक है। इसमें लॉजिकल के लिए लॉजिकल फंक्शन है, टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट फंक्शन है, ठीक है। इस तरह डेट टाइम के लिए डेट टाइम फंक्शन है। इस तरह लुकअप रेफरेंस के लिए अपने फंक्शन है। मैथमेटिकल के लिए एब्सोल्यूट फाइंड करना है, कॉस थीटा, साइन थीटा वगैरह, फैक्टोरियल, इसके लिए आप ये वाले फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। मोर फंक्शन पे क्लिक करके आप स्टैटिस्टिकल फंक्शन, इंजीनियरिंग फंक्शन, क्यू फंक्शन, इंफॉर्मेशन फंक्शन, कंपेटिबिलिटी फंक्शन, तो फंक्शन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको तरीका तो आ गया ना कि किस तरह आपने फंक्शन यूज़ करना है, ऊपर टू साइन लगाना है, फंक्शन का नेम डालना है, और साथ में आपने उससे आर्गुमेंट पास करने हैं। और वो भी आपको पता चला कि अगर आपको एक फंक्शन का समझ नहीं आता कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, तो आप इस फंक्शन पे क्लिक करें, यहाँ से आप फंक्शन का नेम लिखें, तो यहाँ से वो सर्च होगा, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन वो आपको देता है कि कौन सा इसका मतलब क्या है, ये किस तरह काम करता है, कितने आर्गुमेंट इसके पास होते हैं, ठीक है।
तो ये फंक्शन की लैंग्वेज या यहाँ से कोई भी फंक्शन को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसका एक है एडमिशन डेट, ठीक है, एडमिशन डेट, और एक है कंप्लीशन डेट, कंप्लीशन डेट। अब मैं चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट ने एक डेट पे एडमिशन लिया है और फिर एक डेट पे उसने एक कोर्स को कंप्लीट किया है, तो उसने कितने दिनों में एक कोर्स कंप्लीट किया है, तो मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल टोटल ड्यूरेशन इन डेज, ठीक है, तो ये मुझे कैलकुलेट करेगा कि कितने डेज में। तो मैं यहाँ से स्टार्ट डेट एंटर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डेट लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल नवंबर का 09/2020, और कंप्लीशन डेट वाला टुडे डेट लिखता हूँ 15/12/2020। तो अभी मैंने इसमें एक डेट लिख दिया। तो सबसे पहले ये काम करना है कि ये तो डेट पे कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये जनरल है, इसको भी आपने डेटा टाइप डेट देना है, ठीक है, डेट, ठीक है। तो ये हमारे पास डेट फंक्शन है, ये भी डेट फंक्शन है। अभी मैंने इस दोनों का के दरमियान मैंने कैलकुलेट करना है कि कितने डेज। तो इसके लिए मैं फंक्शन को फाइंड करना चाहता हूँ कि वो वाला फंक्शन मुझे दें कि वो दो डेट्स के दरमियान मुझे डेज कैलकुलेट करें। तो मैं फार्मूला पे आके इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करूँगा, काउंट डेज, ठीक है। तो आप देख लें, एक तो काउंट फंक्शन है, ये तो सिंपली वैल्यू को काउंट करेगा। एक दूसरा फंक्शन है नेटवर्क डेट, ये हमें से क्या लेगा, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ठीक है, अगर हॉलीडेज कोई है वो भी लेगा। तो अभी मैं इसमें स्टार्ट डेट, एंड डेट वो पास कर लेता हूँ। तो स्टार्ट डेट, ठीक है, तो स्टार्ट डेट हमारे पास, अभी इसमें आप इस तरह करते हैं ना कि आप यहाँ पर क्लिक करें स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। अभी मैंने अगेन इस पर क्लिक किया तो इसने क्या लिया, D2। फिर मैंने इन डेट पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने इन डेट पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये इन डेट हो गया। अब मैं ओके कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये फॉर्मेट तो इस तरह लिखूँगा तो हो जाएगा ये तो इक्वल टू नेटवर्क डेज अभी मैं यहाँ से नेटवर्क डेज को काउंट किया जा रहा है, किया स्टार्ट डेट जो आ रहा है और एंड डेट जो आ रहा है, ओके। ये वाला कैलकुलेट नहीं हो रहा ना,
ये आप देख लें अभी इसमें ये 2 इसने कैलकुलेट किया। अब मैं इसको डेट चेंज कर लेता हूँ। ये असल में यहाँ पर आप देख लें ये स्टार्ट में मंथ है, ठीक है, स्टार्ट में क्या है मंथ है, फिर इसके दरम्यान में डेट है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 15 कर दूँ। अब मैं वो गलती क्या की थी कि मैंने पहले मंथ डाला था, ठीक है, सॉरी पहले मैंने डेट डाला था फिर मंथ डाला था। तो मैंने 15 यहाँ पर डाला था, तो 15 तो मंथ नहीं होता ना, 12 तक मंथ होते हैं ना, तो एरर वो दे रहा था, ठीक है। तो अब मैं इसके मुताबिक अपना डेट को चेंज कर लूँगा कि यहाँ पर मैंने लिखा है 19, तो ये अभी मैं सितंबर लिखना चाहता हूँ, तो मैं 9 लिखूँगा और 1 लिखूँगा, ठीक है। तो ये भी सितंबर है, ठीक है। अगर इसको मैं डेट चेंज कर लूँ डाउन डेट है, ठीक है, इस तरह, और इसको भी चेंज कर लूँ डाउन डेट है, इस तरह। तो आप देख लें यहाँ से अब मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं 15 मंथ क्या है 12/15/2020, तो ये 76 डेज आ गए, तो सितंबर से लेके दिसंबर तक टोटल कितने डेज आ गए 76, ठीक है ना। तो ये फंक्शन था रिकॉर्ड डेज। इसके अलावा बहुत से फंक्शन हैं, आप इसको यूज़ करके आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह फंक्शन का आर्गूमेंट है उसके मुताबिक आपने उससे वैल्यू पास करनी है, ठीक है। इस तरह हमारे पास इंसर्ट कमांड की मदद से भी हमने एक फंक्शन को फाइंड किया कि हम किस तरह फंक्शन को फाइंड करते हैं और इसमें काम करते हैं, ठीक है। तो काउंट से मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेल है, अब इसमें डेटा नहीं है, ठीक है। अब मैं काउंट फंक्शन कॉल कर लेता हूँ काउंट, और इस रेंज से लेके इस रेंज से एंटर, पहले चाहिए मुझे 3 कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। मतलब ये है कि इस तीनों मैट्रिक्स से ये कैलकुलेट करेगा। अब मैं इसमें कोई भी टेक्स्ट डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 9, तो ये भी 4 हो गया। मतलब ये है कि जिस सेल में डेटा है उस डेटा के हिसाब से इसको ये काउंट करेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि वो वाला काउंट ना करो, वो वाला भी काउंट करो जिसके साथ क्या है जिसमें डेटा नहीं है, तो फिर मैं अगेन यहाँ से क्या करना है, इंसर्ट फंक्शन को मैं क्लिक करूँगा, इंसर्ट फंक्शन पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इस सेल पे आप क्लिक करते हैं ना, और इसमें फार्मूला है, ठीक है। एक टिक को याद रखें कि जिस सेल पे आप क्लिक करते हैं और वहाँ से इंसर्ट फंक्शन को क्लिक कर लेते हैं, तो जिस सेल में जो फार्मूला हो ना फिर वो यहाँ पर वो आएगा। तो आपने जब फार्मूला को फाइंड करना है न्यू फार्मूला को, तो आपने खाली सेल पे क्लिक करना है, खाली सेल पे जिसमें कोई फार्मूला ना हो। तो इंसर्ट फंक्शन पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको डिलीट दे सकते हैं, ठीक है। तो काउंट एम्प्टी सेल्स, तो देख लें आप इसके लिए कौन सा फंक्शन है, तो काउंट है। ये तो आपको सेल वो वाला कैलकुलेट करेंगे जिसमें वैल्यू अवेलेबल हो, लेकिन जिसमें अवेलेबल ना हो तो इसके लिए कौन सा फंक्शन है काउंट ब्लैंक, तो ये सिर्फ एम्प्टी सेल को काउंट करेगा। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, और ये इसमें मैंने ये कौन से सेल को कैलकुलेट करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ओके किया। तो इसमें 0 कैलकुलेट है, इसमें कोई भी खाली सेल नहीं है। अब मैं एक को खाली कर लेता हूँ, आप देख लें 1, इसको भी खाली कर लेता हूँ, देख लें 2। तो ये वाला फंक्शन क्या करेगा, ये खाली सेल को काउंट करेगा। तो डिफरेंट फंक्शन आप यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आप कैसे रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर दूसरा एक फंक्शन है VLOOKUP फंक्शन। VLOOKUP फंक्शन क्या करता है, ये आप के लिए एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च करता है। तो VLOOKUP फाइंड करने के लिए हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर
हमें कुछ डेटा को इस शीट में कुछ डेटा को फाइंड करना चाहते हैं, तो कुछ भी डेटा को फाइंड करने के लिए हम VLOOKUP फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो इसका एक स्पेसिफिक तरीका है हाउ टू एक्सेल VLOOKUP फंक्शन। VLOOKUP gets you search for a specific information in your spreadsheet। VLOOKUP क्या करता है, आपके शीट में एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को वो सर्च करेगा। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट है और इसमें हमारे पास प्राइस भी गिवन है, हम एक स्पेसिफिक प्राइस को ढूंढना चाहते हैं। तो अब VLOOKUP फंक्शन की मदद से हम फोटो फ्रेम, ये वाला 3 नंबर रो में आप देखिए फोटो फ्रेम, इसका प्राइस को कैलकुलेट करना चाहते हैं। जब हम एंटर को प्रेस कर देते हैं तो ये इसका फोटो फ्रेम का मुझे प्राइस देगा कि इसका प्राइस कितना है। तो इसका मेथड ये है कि मैं लिखूंगा VLOOKUP और फर्स्ट आर्गुमेंट में लिखूंगा जो मैंने फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया फोटो फ्रेम, लेकिन आपने इसको डबल कोट्स के साथ डालना है क्योंकि ये टेक्स्ट है ना, तो टेक्स्ट को आपने डबल कोट्स के साथ डालना है। तो इसके बाद कहाँ से सर्च कर लो, A2 से लेके B16 तक। तो A2 यहाँ से है ना, ये A2 है यहाँ, और B16 और ये B है, ये A है, ये B है और B16 इस तरह, मतलब ये पूरा जो डेटा है इसका ये रेंज देगा A2 से लेके B16 तक। और फिर क्या करेगा, ये फर्स्ट नंबर कॉलम है और ये सेकंड नंबर कॉलम है। तो हमने बताया इसको कि जो डेटा हमें सर्च करना है वो सेकंड नंबर कॉलम में है, ठीक है। तो फॉल्स का मतलब ये है कि डेटा को फॉल्स जो है वो ऑप्शन आर्गुमेंट है, आप इसको इसी तरह ही रहने दें, ठीक है। जब हम एंटर को प्रेस करेंगे तो फोटो फ्रेम का जो प्राइस है वो 9.99 इसको वो रिटर्न कर देगा। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं इस वाले फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे एक फील्ड का डेटा चाहिए फोटो फ्रेम का, वो एग्जाम्पल इक्वल टू यहाँ से मैं डेटा को कॉपी करके अब यहाँ से मुझे यहाँ इस सेल में मुझे चाहिए उस रिलेटेड प्राइस का आइटम का प्राइस इक्वल टू VLOOKUP। तो ब्रैकेट को मैंने स्टार्ट किया, मैंने क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल फोटो फ्रेम या मुझे दूसरा चाहिए, फॉर एग्जांपल टी सेट कौन सा नंबर पे, 11 नंबर पे है। तो टी सेट रेंज क्या चाहिए, A2 से लेके कोलॉन A2 कोलॉन और B16 तक, नहीं पूरा डेटा रेंज में लेना है, तो B16 तक। और जो जिस कॉलम में हम सर्च करना चाहते हैं वैल्यू को, कौन सा कॉलम में, 2 नंबर कॉलम में, और साथ में हमें फॉल्स देना है, ठीक है। अब अगर हम 2 देंगे तो अप्रोक्सीमेट मैच, इसका मतलब ये है कि 2 मीन अप्रोक्सीमेट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच का मतलब ये है कि अगर इस सेल में और भी 9.9 अवेलेबल हो तो इसको भी सर्च करेगा, लेकिन अगर फॉल्स देंगे तो इसका मतलब है कि एग्जैक्ट मैच, हमने जो मांगा है वो ही दे दो, ठीक है, एग्जैक्ट मैच। तो मैं यहाँ से फॉल्स को ये देख लेना, ट्रू का मतलब है अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट मैच। तो इसको मैं क्लोज कर दूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए कि सेट का जो प्राइस है क्या है, 16.99। तो यहाँ से कैलकुलेट हो गया। तो VLOOKUP फंक्शन आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब ये काम किस तरह करता है ये VLOOKUप, एट फर्स्ट सर्च वर्टिकली डाउन, ये इस साइड पे सर्च करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो सर्च करेगा कि जो नेम है वो तो ये वाला है, इसके बाद इस तरफ जाएगा तो इसके लिए से वो राइट से वो डेटा आपको रिटर्न कर देगा। लेकिन इसमें हम डेटा को इस तरह भी सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं एक सर्च की कैलकुलेट कर लूँ, फॉर एग्जांपल एंटर नेम रिसर्च, ठीक है। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पर
क्या पास किया है, टी सेट पास किया है ना, तो टी सेट की बजाय हम इस सेट का रेफरेंस पास करेंगे। मतलब ये है कि अभी हमने यहाँ से डेटा खुद से पास किया था, अब हम चाहते हैं कि यहाँ से मैं कुछ लिखूँ और यहाँ मुझे उसका प्राइस मिल जाना चाहिए। तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ से इसको हटा दूँगा इस तरह और यहाँ पर इस सेल का एड्रेस डाल दूँगा 15, ठीक है। अब और मैं यहाँ से आगे यहाँ से लिख दूँगा, ठीक है। तब इसमें कुछ नहीं है तो इससे नॉट अवेलेबल हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि स्टार, यहाँ से आगे तो देखिए स्टार का प्राइस क्या है, 29। दूसरा मैं चाहता हूँ कि मुझे चाहिए कि टी शर्ट का प्राइस चाहिए, तो मैं टी शर्ट लिखूँगा। तो ये मुझे उसमें कैलकुलेट किया तो इसका प्राइस क्या है, 15.49। तो हमने अभी इसको डायनेमिक किया, हम यहाँ से डेटा एंटर कर देते हैं, वहाँ पर वो फाइंड कर लेता है कि इसका प्राइस ये है, इसका प्राइस ये है। तो ये भी एक आपका एप्लीकेशन हो गया कि आप इस तरह एक फाइंड करने के लिए आप वीडियो को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। टास्क नंबर 5 में आपने ये वाला शीट एंटर करना है, डेटा इंसर्ट मैक्सिमम फंक्शन इन सेल E15। ये 15 वाला रो है, इसमें ई कौन सा है, ये वाला है ना। तो यहाँ से आपने मैक्सिमम फंक्शन पुट करना है जो इन सारों में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करे। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू ये वाला है। फाइंड द प्रोडक्ट फंक्शन मल्टीप्लाई टू कैलकुलेट द यूनिट क्वांटिटी आइटम, द यूनिट प्राइस इन 15 19 टू 523। अच्छा, F19 कौन सा है, ये F हो गया और ये 19 है, ठीक है। तो ये काम करना है कि प्रोडक्ट वाला फंक्शन आपने यूज़ करना है, स्टेरिक वाला नहीं। हमने कल दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के लिए स्टेरिक वाला साइन यूज़ किया था ना, उस मदद से नहीं करना है, आपने प्रोडक्ट के थ्रू करना है। तो प्रोडक्ट फंक्शन यूज़ करना है, उसमें आपने इस वाले प्राइस को इसके साथ, ठीक है, आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये कैलकुलेट होगा। फिर आपने F23 तक F19 से लेके, ये F19 है, F19 से लेके F23 इसको आपने ऐड करना है और सब टोटल में इसकी वैल्यू वो शो करना है F26 में, ठीक है। कैलकुलेट सब टोटल यूजिंग फंक्शन इन F26, ये आप लोगों ने करना है। बात आए समझ में नहीं? हाँ, इस दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आएगा। फिर इस सेल से लेके जो वैल्यू आप आएंगे ना, इस सेल से लेके इस सेल तक उसका जो मतलब ऐड होगा, एडिशन, वो आपने यहाँ पर इसको शो करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने B26 में क्या काम करना है, ये B26 है, ये भी है। इस पे आपने सप्लाईज को काउंट करना है। ये सप्लाईज है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। तो यहाँ पर मुझे ऑटोमेटिकली आया कि ये 14 सप्लाईज हैं, ठीक है। यूजिंग फंक्शन आपने करना है, काउंट फंक्शन के लिए, ठीक है। ये B26 में करना है, समझ गए। कल मैं सारे टास्क को देखूंगा, ठीक है। ये वाले